गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ट्यूटोरिया के 7500 सीरीज के प्रैक्टिस सेट 1 को करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आज का नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो गांधी जी से असहयोग आंदोलन संभालने का जो अनुरोध किया गया था वो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। आइए आज के नेक्स्ट सवाल को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, हेनरी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये तीनों होम रूल लीग की स्थापना से शामिल थे। ऑप्शन डी जो है एच एस ऑलकट, जो इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी 3 का सही होगा। होम रूलिंग की स्थापना में एच एस ऑलकट शामिल नहीं थे। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। आज का अगला सवाल है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे नोआखाली घटना के समय? तो ये थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये तीनों जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। पोस्ट मार्टर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। 6 का सी सही होगा। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार 7वें का ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार 8वें का ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज के 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित थे अल्लारू सीताराम राजू। कौन से? अल्लारू सीताराम राजू। इस प्रकार 9वें का ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। कौन किया था? करम शाह। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलमा युद्ध पद्धति। ठीक है। इस प्रकार 11वें का ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 12वां सवाल है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उल सर्क ने किया था। कौन? मलिक उल सर्क ने किया था। इस प्रकार 12वें का ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की बढ़ते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। तो अधिक संख्या में बच्चों के जो समाधान प्राप्त हुए हैं वो जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए। किस संस्कृति से? जोरवे संस्कृति से। इस प्रकार 13 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान था वो गुप्त शासकों का था। किसका था? गुप्त वंश शासकों का। आइए आज के अगले सवाल की बढ़ते हैं। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबको पता है धमेक स्तूप यूपी के सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। इस प्रकार 15 का ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की बढ़ते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर देने वाला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार 16वें का ऑप्शन बी सही होगा। 16 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगले सवाल की बढ़ते हैं। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला महासागर कौन है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन से सागर या महासागर अलग करता है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। इस प्रकार 17वें का ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की बढ़ते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये जो है शिवालिक शैल जो दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है, ये है गिरिपद स्थिति का, हिमालय के गिरिपद स्थिति का उदाहरण है ये। ठीक है।
इस प्रकार 18वें का ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये तीनों जो है सौर परिवार से संबंधित है, जबकि निहारिका है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार 19 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कह रहा है अनुच्छेद 26। आप सबको पता है कि अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 98 में क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय के बारे में कहा गया है। इस प्रकार सी का ऑप्शन 2 सही होगा, ए का ऑप्शन 3 सही होगा और बी का ऑप्शन 4 सही होगा। लास्ट बचा अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए आज के हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में, ठीक है, नागरिकों की शिकायतों के लिए। इस प्रकार 21 का ऑप्शन ए सही होगा। आर्थिक मामले, विधि निर्माण और कार्मिक मामले में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण होता है, नागरिकों की शिकायत में इसका हस्तक्षेप नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। आइए इसका अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत ऑप्शन को इसमें ढूंढना है आपको। कह रहा मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार है? नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु को मूलभूत अधिकार नहीं माना गया। इस ऑप्शन बी गलत लग रहा है। ऑप्शन सी की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं सकता है, जरूर हटाया जा सकता है। कब हटाया जाता है? आपातकाल में, इमरजेंसी के समय इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। आइए अगले सवाल की। इस प्रकार इसका ऑप्शन 22 का बी सी डी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगले सवाल की बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 में कह रहा है, क्वेश्चन 23 में कह रहा है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो वर्ष 2011 में भारतीय संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से है। इस प्रकार 23 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 24वां सवाल है भारत के संसद पर पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था? इस तो 24 का ऑप्शन 1996 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। 1996 में भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून पारित किया गया था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई क्या होता है? तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, उसमें से गैर कर भुगतान को जब घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पीडीआई, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है। आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 का ऑप्शन बी सही है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि आप सबको पता है कि शरीर के संपर्क में आने से स्प्रिट जो होती है वो अत्यंत वाष्पशील पदार्थ है और स्प्रिट को वाष्पशील होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपने आसपास के वातावरण से उष्मा शरीर के जिस अंग से वो स्पर्श करती है वहाँ से वो उष्मा ले लेती है और वहाँ ठंडी महसूस होती है हमें, ठीक है, ठंडी की अनुभूति होती है। इस प्रकार 26 के ऑप्शन सी सही होगा। स्प्रिट जो है अत्यंत वाष्पशील पदार्थ है और ये जब वाष्पशील होती है तो अपने शरीर के उस संपर्क वाले भाग से उष्मा अवशोषित कर लेती है, जिससे हमें उसकी वहाँ पर ठंडी की अनुभूति होती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जब जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है इसमें से, जब जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसमें से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए देखा जाए, तापमान परिवर्तित होना। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो तापमान परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। वातावरणीय ऊष्मा जो है स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में क्या होता है? प्रवाहित होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार 28 का ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा 1%। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 29 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में धातु दिए हैं और सूची 2 में संबंधित रोग के बारे में दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज के इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आर्सेनिक, अरे आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम से कौन सी संबंधित बीमारी है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से कौन सी बीमारी होती है? और बेरियम से कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक से फेफड़े की कैंसर होती है। कौन सी? फेफड़े की कैंसर होती है। कैडमियम से जो होता है, कैडमियम से आपका हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। क्या होती है? हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से जिसको हम पीवीएल बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। और बेरियम से मस्तिष्क सूजन होता है। इस प्रकार ए का पहला से मिलान होगा, बी का तीसरे से मिलान सही होगा, सी का चौथे से मिलान सही होगा और डी का दूसरे से मिलान सही होगा। इस प्रकार 29 का ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? डी सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथाइल अल्कोहल के मध्य में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम स्टीरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरीकरण बोलते हैं इसे। ठीक है, इस प्रकार 30 का ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले सवाल की बढ़ते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर क्यों रखा जाता है? ये वांडरवाल बल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वांडरवाल बल के कारण होता है ऐसा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने में संबंधित है? तो यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित कौन सा इसमें गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भूरी वायु बनने में मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। आज का अगला सवाल है, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला उत्तक से जो है मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। किस उत्तक से? उपकला उत्तक से। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम प्रति जीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। यह भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको भक्षण करता है, मारता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की बात करते हैं। पौधों में रंध्रों का खुला एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना इसमें से दिए गए किस ऑप्शन पे निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पे पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, स्फीति दाब से। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन फूल का एक अंश है? तो फूल का कौन सा इसमें भाग दिया है वो सही होगा।
मध्य सिरा ये फूल का भाग नहीं है, सिराएं भी फूल का भाग नहीं, पत्तियों का भाग है। ऑप्शन बी है स्त्री केसर, तो पुंकेसर स्त्री केसर ये सभी के पुष्प के अंश है, फूल के भाग हैं। इस प्रकार 36 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं हम। अगला सवाल है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है हमें। कह रहा है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। सही बात है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग हम रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ये भी सही है, अर्थात 37 का दोनों कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा इसका। कौन? 37 का ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। सामान्य ठंड से निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हिस्टामिन है। क्या है? हिस्टामिन जो है सामान्य ठंड में नासिका संकुलन में, क्या है, संकुलन में, कंजेशन में उत्तरदायी है। ठीक है, इस प्रकार 38 का ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण अंतर्द्रवी जालिका में होता है। केंद्रक कला का निर्माण कोशिका के अंतर्द्रवी जालिका के अंदर होता है। इस प्रकार 39 का ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका एवं रुधिर जो है वो किस ऊतक के उदाहरण है? तो लसिका और रुधिर जो है संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार परिचालन किसे बताता है? तो खुला बाजार परिचालन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ये जो है खुला बाजार परिचालन से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए सी सही होगा। 41 का ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल की बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल कर रहा है पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता जो है ये सिफारिश किसने किया था? तो तारापोर समिति ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता को सिफारिश किया था। इस प्रकार 42 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले सवाल की बढ़ते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान जो था एच बैरोज थे। कौन थे? एच बैरोज। इस प्रकार 43 का ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी 44 का ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। आज का अगला सवाल है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। 45 का बी सही है। आइए अगले सवाल की बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार 46 का ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थल जीवा नहीं बल्कि मन है? कितने अच्छे स्टेटमेंट दिया गया था। ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थल जो है वो जीव नहीं बल्कि मन है। ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। श्रीपाद अमृत डांगे। इस प्रकार 48 का ऑप्शन बी सही होगा।
आज का 49वां सवाल है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। आज का अंतिम सवाल है HDPE का पूरा नाम क्या है। तो HDPE का पूरा नाम है हाइपर डेंसिटी पोली एथिलीन। हाइपर डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है HDPE का पूरा नाम है। इस प्रकार आज के सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं अगले सवाल में, अगले